हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं लक्ष्य गौतम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा टारगेट है नीट और सीयूईटी 2026 टॉप पीवाईक्यू सेट लेके आ गया हूं। आपको स्कोर करना है 10 नंबर, कितने में से? 13 में से। ठीक है, और ये पार्ट 3 रहने वाला है। इससे पहले दो पार्ट हो चुके हैं 10-10 वाले। तो 10/13 चैलेंज है और आपको स्कोर करना है और नीचे कमेंट्स में अपने स्कोर बताना है। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर ड्यू। Question number one. Question number one. Question number one. The dehydration reaction links two glucose molecules to produce maltose. If the formula for glucose is C6H12O6, then what is the formula of maltose? देखो यहाँ पे क्या पूछा है। यहाँ बोला है दो ग्लूकोज के मोलिक्यूल को हमको क्या करना है, लिंक करना है, जिससे क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक गणित लगानी है। C6 लिख देना है, H12 लिख देना है जी, और O6 लिख देना है। पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? दो है, तो इंटू दो कर दो। ठीक है, तो यहाँ से C6 कितने हो जाएंगे, H12 कितने हो जाएंगे, O6 कितने हो जाएंगे? देखो C6 कितने हो जाएंगे, 6 और 6 12, है ना। H कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे जी। और 6 कितने हो जाएंगे, ये भी 12 हो जाएंगे। तो क्या बन गया अपना, C12 H24 और O12। दिख रहा है क्या आपको? पहला ऑप्शन ही दिख रहा है ना। इसको लगा देते हैं। पर क्या हो गया बच्चे, तुमने गलत कर दिया। गलत है, गलत है, गलत है। देखो मैं बताऊं, जब भी रिएक्शन होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या करना है, -H2O करना है। पानी निकलता है, पानी का मोलिक्यूल रिलीज होता है यहाँ से। ठीक है, तो क्या माइनस करना है आपको? इसमें से दो तो H माइनस करने हैं और एक O माइनस करना है। तो दो H माइनस करो तो C, तो ऐसा कैसा जाएगा। H में से कितने 24 थे, दो H माइनस करो कितने बचे? बताओ बताओ, 22 बचे, 22। O कितने बचे? 12 थे, एक O माइनस करेंगे तो 11। तो C12H22O11। द आंसर इज सेकंड ऑप्शन। राइट, चलिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको अभी दिया है, सेम टू सेम। आप इसको चाहे तो पढ़ लीजिएगा। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number two. Read the following statements on lipid and find out the correct set of statements. Lecithin found in the plasma membrane is glycolipid. अगर आपने एलन का बायो मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो फिर आपको पता होगा ये ग्लाइकोलिपिड नहीं होता, ये होता है फोस्फोलिपिड। फोस्फो फोस्फोलिपिड। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, तो ये स्टेटमेंट तो कैसा हो गया, बिल्कुल चला निकल भाई तू। इस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पोजेस वन और मोर सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, तो बताओ सैचुरेटेड में क्या होते हैं। देखो सबको पता है सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल सिंगल सिंगल। और अनसैचुरेटेड में क्या होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे उल्टा दे रखा है, सैचुरेटेड में वो दे रखा है डबल बॉन्ड। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है जी, गलत है। इसको क्या बोलेंगे, जिनजेली, जिनजेली या जिनगेली। ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। जिंजली ऑयल क्या होता है, ये होता है सेसम ऑयल। सेसम ऑयल मतलब तिल का जो तेल होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ठंड में, जैसे नारियल का तेल तो जम जाता है, पर ये जमता नहीं, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। राइट, तो ये स्टेटमेंट सही है। लिपिड्स आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बिल्कुल सही बात है, जो पानी में इनसोल्यूबल होते हैं, तेल ऊपर तेल होता है ना पानी के। ठीक है, व्हेन फैटी एसिड इज एस्टरिफाइड with glycerol, मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड। बिल्कुल सही बात है, मोनोग्लिसराइड बनते हैं, एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स है। तो कौन कौन से सही हो गया अपने, ए और बी गलत है, सी डी ई सही है। सी डी ई सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है। राइट, चलिए, ये बिल्कुल नीचे आपको दे रखा है एक्सप्लेनेशन, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगिंस एज सून एज। कैसे स्टार्ट होता है बताओ, कितनी जल्दी। द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स mRNA। लार्ज सब यूनिट सबसे पहले जो राइबोसोम की वो एनकाउंटर करती है। बोथ सब यूनिट ज्वाइन टुगेदर एंड बाइंड विद mRNA। द tRNA इज एक्टिवेटेड एंड द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स mRNA। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर। देखो क्या होता है, ये जो mRNA होता है इसमें पहले स्मॉल सब यूनिट आके जुड़ती है, फिर लार्ज सब यूनिट आके जुड़ती है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सही तो हो जाएगा सबसे पहले स्मॉल, फोर्थ वाला। राइट, चलिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है जी, पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल इजी पीजी है। ठीक है, जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो प्रोग्रेड में 3s होती है, 30s होती है सॉरी। और जो यूक्रेट्स होते हैं उसमें 48s होती है। जो 40s सबसे पहले आके, मतलब जो स्मॉलर होती है वो पहले आके जुड़ती है, फिर उसके बाद लार्जर सब यूनिट आके जुड़ती है, और उसके बाद फिर इनिशिएशन होता है किसका, फिर टीआरएनए आता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। राइट,
चलिए, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, ये सही है गलत है? जी बताइए बताइए, ये बात सही है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड, specialized lymphatic capillaries called lacteals carry chylomicrons into lymphatic vessels and ultimately into the blood, ये बात सही है क्या? मतलब जो lymphatic capillary जिनका नाम lacteals होता है वो chylomicrons को lymphatic vessels के थ्रू ब्लड में ट्रांसफर कर देती है, बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, तो नहीं है जी, बिल्कुल ये करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, राइट। चलिए, explanation है, because they are insoluble fatty acids and glycerol are first incorporated into small droplets जिनको micelle कहते हैं, ठीक है, then reformed into protein coated fat globules called chylomicrons. These are too large to enter blood capillaries and must be transported via lacteals, right? चलिए, और उसके बाद फिर इंटेस्टाइनल विलाई इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 8 ड्रोसोफिला इन द लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग अ वीक, द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन इज इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर वीक। बताओ बताओ, देखो कितनी पॉपुलेशन थी, 80 थे, कितने थे, 80 थे, एक वीक में कितने मर गए, 8 मर गए। तो डेथ रेट कैसे निकलेगी, जितने मरे हैं जितने डाइड हैं, जितनी डेथ हुई है अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 80 थी, ठीक है। इसको जब काटोगे तो क्या आएगा, आएगा 0.01, तो आंसर इसका 4 हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक्सप्लेनेशन, डेथ रेट क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो नंबर ऑफ डेथ है ना और इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेथ कितनी थी, 8 थी, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 80 थी, तो ये आ गया अपना डेथ रेट 0.1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6, if the length of DNA molecule is 1.1 meter, what will be the approximate number of base pairs, बताइए। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1.1 मीटर लेंथ दे रखी है, मीटर में दे रखी है। अपन ने जब 3D मॉडल पढ़ा था किसका, वाटसन एंड क्रिक का डबल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ डीएनए, उसमें उन्होंने बताया था कि 0.34 नैनोमीटर, नैनोमीटर होती है दो बेसिस के बीच में डिस्टेंस, है ना। तो इसको जब अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.34 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा, -9 मीटर, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इस लेंथ में, मतलब इस लेंथ को इससे डिवाइड कर देना है, मतलब पूरी लेंथ अगर अपन को बेसिस निकालना है तो क्या करना है, पूरी लेंथ को जितने दो बेसिस के बीच में डिस्टेंस होती है उससे डिवाइड कर देना है। तो ये 1.1 मीटर को अपन को डिवाइड करना है किससे, 0.34 इंटू 10⁻⁻9 से, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल कर देते हैं जी, समझ में आई बात। अब ये जो 10⁻⁻9 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻, मतलब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻9। अब देखो 10⁻9 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इनको काटोगे थोड़ा, तो क्या अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा तुम्हारे पास 3.3 और 10⁻⁻9, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 4th, राइट। चलिए, आंसर इसका 4th, ये नीचे बिल्कुल दे रखा है, नंबर ऑफ बेस पेयर निकालने, तो टोटल जितनी भी लेंथ दे रखी है उसको दो बेस पेयर के जो डिस्टेंस है उनसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फिर अपना आंसर ये आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू जीन्स, सॉरी टू जीन्स नहीं है, वापस इसको कर लेते हैं। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन्स ए एंड सी इज 5%, बी एंड सी इज 15%, बी एंड डी इज 9%, A and B is 20% और C and D is 24% and A and D is 29%। देखो क्वेश्चन देख के तुम्हारा हो सकता है भेजा चौक हो जाए, पर ऐसा कोई नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले तो ये बात किसकी कर रहा है, जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की है ना। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के लिए जो स्टडी इवेंट था, जो मॉर्गन का स्टूडेंट था, उसने मैप यूनिट दी थी कि अगर एक 1 मैप यूनिट इक्वल्स टू 1% फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, मतलब एक मैप यूनिट, एक मैप यूनिट है ना, किसके बराबर होती है, एक मैप यूनिट किसके बराबर होती है, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर, ठीक है। ये बात इसने दी थी। अब यहाँ पे एबीसीडी के बीच में जो डिस्टेंस दे रखे, ठीक है। अपन देखो सबसे पहले अपन को बताना है सीक्वेंस, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ दीज जीन्स ऑन अ लीनियर। अब देखो एक क्रोमोसोम पे अपन को ये सब, ये जो क्रोमोसोम है इस पे अपन को इनको अरेंज करना है, राइट। चलिए, अब यहाँ पे ये जो दे रखी है परसेंटेज, इसको आप डिस्टेंस भी माने, क्या माने, डिस्टेंस भी माने। देखो सबसे कम डिस्टेंस किसके किसके बीच में दे रखी है, बताओ बताओ,
ए और सी के बीच में कितनी है? ए और सी के बीच में 5 है। तो ए और सी 5 पास पास आ जाएंगे, मतलब ए तो ये आ गया, सी आ गया। ठीक है। फिर दे रखी है बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में कितनी दे रखी है? 15 दे रखी है। तो बी और सी के बीच में कितनी दे रखी है? 15। यहाँ पर अपन बी लिख लेते हैं। ठीक है, चलो। उसके बाद बी और डी के बीच में 9% दे रखी है। बी के पास कौन दे रखा है? डी दे रखा है। तो ये डी आ गया, ये 9 आ गया। फिर ए और बी के बीच में दे रखी है 20%, ए और बी के बीच में 20%। ठीक है। सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में 24, सी और डी के बीच में भी 24 है। ठीक है। और ए और डी के बीच में 29, ए और डी के बीच में 29। तो अपना ये सीक्वेंस बन रहा है, देखो, ए सी बी डी, ए सी बी डी, थर्ड वाला। कुछ नहीं करना, अरेंज करना है उनके डिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है। चलिए, और अगर आप इसको टोटल भी कर लें, देखो, ए से डी की डिस्टेंस भी निकालनी है अपन को, तो ए और सी के बीच में कितनी है? 5 है। ठीक है। प्लस करो, बी और सी के बीच में कितनी है? 15 है। और प्लस करो, बी और डी के बीच में कितनी है? 9% है ना। प्लस करो, ये तो हो गया 20 और 9 29, 29, ये 29 आ रहा है ना ए और डी के बीच में, तो अपना ये आंसर भी सही है। तो कौन सा हो गया? थर्ड, राइट। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एक मैप यूनिट के बराबर होती है। तो ए और डी के बीच में 29 यूनिट्स, इनको प्लस करेंगे तो जाएगा और मैच कर लेंगे डाटा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। क्या बताना है? इनकरेक्ट। अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आप लाइफ टाइम में अक्वायर करते हैं। कैसे अक्वायर करेंगे? इन्फेक्शन के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू। ठीक है। मतलब जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा, आपकी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स देगी, तब जो मेमोरी सेल बन जाएंगी, फिर वो आपको अक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरह काम करेगी, आगे भी आपको इम्यून करके रखेंगे। एमनास्टिक रिस्पॉन्स, एमनास्टिक रिस्पॉन्स मतलब सेकेंडरी रिस्पॉन्स है ना। ठीक है। एक बार तो फर्स्ट इन्फेक्शन हो गया, दूसरी बार जब अगली बार इन्फेक्शन होगा तो उसको एमनास्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं, राइट। एमनास्टिक रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन। हाँ, सही बात है। अगर सेम पैथोजन वापस आएगा तो मेमोरी सेल अपन को वापस सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्टली दे देगी। ठीक है, ये सही है। अपन को क्या होता है ना, इनकरेक्ट। एमनास्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। बिल्कुल, पहली बार की जो मेमोरी है उसकी बेसिस पे सेकेंडरी जो एमनास्टिक रिस्पॉन्स आता है वो आता है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन, अरे क्या बात कर दी, नॉन स्पेसिफिक नहीं होते, स्पेसिफिक। ये स्टेटमेंट गलत। स्पेसिफिक होती है। टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट इन, और बर्थ टाइम पे भी नहीं होती है ना, बर्थ के बाद अक्वायर करते हैं अपन, है ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ भी, ये भी गलत है। नो स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक होती है और बर्थ के बाद अक्वायर करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया जी। चलिए, प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस व्हेन द बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल सही बात है। पहली बार जब पैथोजन एनकाउंटर करता है बॉडी से, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, राइट। तो कौन सा गलत है जी? तीसरा ही गलत है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, राइट। चलिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। क्या होता है? मेमोरी बेस्ड होता है ना, पैथोजन स्पेसिफिक होता है। ठीक है। इनेट इम्यूनिटी तो नॉन स्पेसिफिक होती है, पर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, यहाँ पे बायोलॉजिकल फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है। यहाँ पे दे रखा है ग्लाइकोजन, ग्लोबुलिन, स्टेरॉइड्स और थ्रोम्बिन। बच्चों, तुम्हें थ्रोम्बिन से कुछ याद आ रहा है क्या? है? थ्रोम्बिन से कुछ याद आ रहा है क्या? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। हम्म चल, अभी पता चल जाएगा। ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोर्ड फूड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, है ना, स्टोर्ड प्रोडक्ट है। ग्लोबुलिन क्या होता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनती है एंटीबॉडी, राइट। स्टेरॉइड क्या होते हैं? स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं। और जो थ्रोम्बिन होता है, ये बायो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। ठीक है। तो क्या हो गया? ए का हो गया जी फोर्थ, ए का हो गया जी फोर्थ, ए का हो गया जी फोर्थ, बी का हो गया थर्ड, बी का हो गया थर्ड। ये रहा आपका थर्ड नंबर का आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा, करेक्ट बताना है। द ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्स ओपन ड्यू टू द प्रेशर exerted by the atria. Blood moves freely from atrium to ventricle during the joint diastole. Increase ventricular pressure causing closing of semilunar valve. The AVN generates an action potential to stimulate एंड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। देखो, सबसे पहली बात अपन को करेक्ट ढूंढना है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं, ये प्रेशर की वजह से खुलते हैं एट्रिया में। बच्चों मेरी बात सुनो, ये कोई प्रेशर वेशर की वजह से नहीं खुलते हैं, है ना, ये पहले से खुले रहते हैं, ऑलरेडी ओपन, ऑलरेडी ओपन ओपन रहते हैं जी, ओपन है। तो ये आपका स्टेटमेंट तो पहला तो गलत है। ठीक है, अगला चलो। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल क्या होता है? ऐसे मतलब रिलैक्स होना, दोनों साथ में रिलैक्स होते हैं। तो क्या होता है? फ्रीली, अब जब डायस्टोल ही हो रहा है, कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, तो फ्रीली ब्लड क्या होता है? इसके अंदर से फ्लो होता है ना, एट्रियम टू वेंट्रिकल में आता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला देखो, इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कोजिंग
क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, ये जो प्रेशर बढ़ता है ना वेंट्रिकुलर में, ठीक है, इसकी वजह से क्लोज नहीं होते हैं, ओपन होते हैं, है ना। सेमिल्यूनर वॉल कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, तो ये गलत हो गया, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। एवीएन, एवीएन मतलब एवी नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एवी नोड नहीं होती, एस से नोड होती है, एस ए एन, और कहाँ होती है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट। चलो तो कौन सा गलत है अपना, कौन सा गलत है, नहीं कौन सा सही है, सही कौन सा है, बी, बी सही है, सेकंड, राइट। Explanation: during the joint diastole all the four chambers are relaxed and the AV valve ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स होते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, वो ओपन होते हैं और ब्लड फ्रीली इसमें से पैसिवली फ्लो होता है, ना कि प्रेशर की वजह से, ठीक है। और स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज इंक्रीज प्रेशर ओपन सिमिलर हो, है ना, मैंने बताया तुम्हें ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, या क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे जी। In gene therapy, adenosine deaminase ADA deficiency, the patient requires periodic infusions of a genetically engineered lymphocyte because बच्चों एडीए जो डेफिशिएंसी उससे एक बीमारी होती है स्किड, क्या नाम है, एस सी आई डी, स्किड, ठीक है, सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, एडीए जीन की कमी की वजह, एडीए मतलब ये जो एडीए ना ये बनता नहीं है, तो क्या हो जाता है, स्किड हो जाती है, मतलब ये मैच्योरेशन कराता है एंटीबॉडीज का, ठीक है। तो इसमें जो पेशेंट होता है उसको पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन की जरूरत क्यों पड़ती है लिम्फोसाइट की, है ना, ये बताना है आपको। जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये है क्या इसका आंसर है। यहाँ पूछा है कि पीरियोडिक इन्फ्यूजन क्यों पड़ता है जरूरत, ठीक है। तो क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, नहीं जी, ये तो क्या है, ये तो बता रहा है कि अगर आपको जीन थेरेपी करनी है तो आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दो, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, क्योर हो जाएगी बीमारी। ये लिम्फोसाइट नहीं, लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड आर ग्रोन एंड कल्चर आउटसाइड द बॉडी, जो लिम्फोसाइट है वो पेशेंट की बॉडी से अपन बाहर निकाल लेते हैं और बाहर ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। ये भी कोई पता नहीं चल रहा है इससे कि जो पीरियोडिक इन्फ्यूजन है वो क्यों हो रहा है, ठीक है। अगला, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल सेल, यही बिल्कुल सही लग रहा है। देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सेल्स है ना, वो इमोर्टल नहीं है, मतलब मॉर्टल है, मॉर्टल मतलब मर जाएंगी, एक उनका जो लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा तो मर जाएंगी, जैसे खत्म हो जाएगी बॉडी में, सेल गायब तो वापस ये बीमारी हो जाएगी, स्किड हो जाएगी, तो इसकी वजह से वापस आपको बार बार क्या डालनी पड़ेगी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट डालनी पड़ेगी, नहीं। तो ये इसका मेरे को लग रहा है सही आंसर है थर्ड वाला। आगे पढ़ लेते हैं। रेट्रोवायरल वेक्टर, रेट्रो वायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इनटू दीज, अरे ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों वायरस को घुसाएंगे अपन, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया, क्यों, देखो मेरी बात सुनो, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, बट ये यहाँ पूछा है कि पीरियोडिक इन्फ्यूजन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो फिर कौन सा सही आएगा, सिर्फ ये वाला, राइट। बिकॉज द lymphocytes have finite lifespan, lifespan खत्म होने के बाद वो मर जाएगी, patient must receive repeated infusions, the permanent cure is only possible if the gene is introduced in the bone marrow cells at embryonic stage, फर्स्ट वाला ये तो जो उसका क्योर है, ठीक है, पर जो पूछा है उसका जवाब देना है, ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, सही बताना है, सही बताना है, मतलब तीन गलत एक सही। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या, देखो हेट्रोट्रोपिक तो होते हैं, पर यहाँ पे क्या लिख दिया इनने एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली क्या सिर्फ हेट्रोट्रोपिक होते हैं क्या, नहीं भैया, इसमें तो मतलब न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मिलती है आपको, ऑटोट्रोपिक भी मिलते हैं, हेट्रोट्रोपिक भी मिलते हैं, सिम्बायोटिक भी मिलते हैं, पैरासिटिक भी मिलते हैं, सेप्रोफिटिक भी मिलते हैं, कीमोटोट्रोप भी मिलते हैं, फोटोट्रोप भी मिलते हैं, तो सभी प्रकार के, तो एक्सक्लूसिवली तो नहीं है भैया, तू चल निकल, ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम, इंगडम नहीं किंगडम, ये क्या हो गया टाइपिंग में, किंगडम मोनेरा है, जो सेप्रोफाइट है स्लाइम मोल्ड्स, क्या वो मोनेरा में है, मोनेरा में होते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, 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 है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये तो प्रोटेस्टा में आते हैं, ना कि मोनेरा में, ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल, पहली बात तो सेल वॉल होती नहीं है, चल निकल भाई तू, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, माइको जो प्लाज्मा है ना वो पीपीएलओ, प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म है, पीपीएलओ है, और इसके बाद सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट में गलत है, तो एक ही बचा, ये सही होगा। साइनोबैक्टीरिया आर द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द किंगडम, नहीं किंगडम किंगडम क्या हो गया, ये किंगडम मोनेरा, हाँ बिल्कुल सही बात है। और मोनेरा में भी किस में आते हैं, आर्की बैक्टीरिया, ये यू बैक्टीरिया, ये होते हैं यू बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा में यू बैक्टीरिया, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर 4।
ठीक है, ये मैंने सब तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत इजी सी चीज है। चलो मैं करा देता हूँ। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्यों भाई? कि मैनी जो बैक्टीरियाज हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, पर नंबर ऑफ ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, फोटोट्रॉपिक, केमोट्रॉपिक सब होते हैं, ठीक है। अगला देखो, स्टेटमेंट टू भी इनकरेक्ट है, क्योंकि स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक तो होते हैं, पर वो प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं, ना कि मोनेरा, मोनेरा को नहीं करते हैं, ठीक है। अगला स्टेटमेंट थ्री इज इनकरेक्ट, माइकोप्लाज्मा यूनिक बिकॉज इट इज कंप्लीटली लेक सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ द प्लांट, नहीं सॉरी, एनिमल किंगडम, जोकर ऑफ द एनिमल किंगडम होता है ना, प्लांट किंगडम नहीं है। चलिए, स्टेटमेंट फोर इज करेक्ट, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रेन एल्गी भी इनको बोलते हैं, बीजीए, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। पर ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। इन्होंने ही अपनी धरती पे जितनी भी ऑक्सीजन है ना वो बनाई है, मतलब पहले बनाई थी स्टार्टिंग में, एवोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है। तो मोनेरा में आते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 13, 10 E. coli cells with N15 double stranded DNA are incubated in the medium containing N14 nucleotides after 60 minutes. How many E. coli cells will have DNA totally free from N15? देखो, पहली बात तो ये समझो, दो जरूरी बात है। पहली बात तो ये है कि जो E. coli होती है वो 20 मिनट में डबल हो जाती है ना, 20 मिनट में क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, मतलब कैसे हो जाती है? 2x हो जाती है, 2x, दुगना, ठीक है। 20 मिनट में पैसा डबल, तो यहाँ पे कितना टाइम दे रखा है? 60 मिनट दे रखा है, 60 मिनट। और अगर 60 मिनट दे रखा है तो बताओ कितना गुना हो जाएगी? 3 गुना, 3 गुना आएगी। अब यार धुआं है कान के नीचे। देखो, पहले 20 मिनट में 2 गुना, फिर अगले 20 मिनट में 2 गुना, फिर अगले 20 मिनट में 2 गुना, ये क्या हो गया? 2 की पावर 3 होगी, और 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया, मतलब 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। 8 गुना, 8x हो जाएगा, ठीक है। 8 गुना हो जाएगा। सेल कितनी है अपने पास? 10 है, तो पहले 10 थी, अब कितनी हो जाएंगी? 80 हो जाएंगी, ठीक है। एक बात तो ये अपन को समझ में आती है कि 80 हो जाएंगे सेल 60 मिनट में। अब पूछ रहा है कि कितने जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं, मतलब कितनी सेल है जो N15 से पूरी तरीके से फ्री हो जाएगी, ठीक है। अब ये कंसेप्ट समझो, जो डीएनए रेप्लिकेशन करता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर शो करता है, सेमी, सेमी, अरे मुंह से लिख रहा हूँ बच्चों, है ना, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव नेचर शो करता है, जिसमें क्या होता है, ये जैसे मान लो ये डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है, तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और ये 2 स्ट्रैंड बनेंगे, ठीक है। और ये दो दो स्ट्रैंड बनेंगे, ये टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, जिसपे नया डीएनए बनेगा, ये नया डीएनए बन रहा है, ठीक है। अब ये जो तुम्हें लाइट वाला दिख रहा है तो N15 हो गया, ये 15 हो गया, इधर वाला भी ये N15 हो गया, पर ये जो नया बना है जो डार्क दिख रहा है तुम्हें, ये N14 हो गया, N14, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, 10 इकोलाई थी ना, 10 इकोलाई थी, 10 इकोलाई थी, तो हर डीएनए के बाद 2 स्टैंड होते हैं, तो 10 के बाद कितने स्टैंड हुए? 20। ये 20 जो है ना, ये तो N15 वाले ही है, N15। और ड्यू टू द सेमी कंजर्वेटिव नेचर, जितने भी डीएनए बनेंगे उसमें से 20 के पास तो N15 होगा ही सही, ठीक है। कितने बने अपने पास? 80 बने, 80 बने, तो उसमें से 20 के पास N15 होगा, तो 20 को माइनस कर देंगे, 20 को माइनस कर दो जी, 20 को माइनस कर दो, कितने बचे? 80 में से 20 को माइनस करेंगे, 60 बचेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 60, ठीक है। ये इसका आंसर है सेकंड, राइट। इसका एक्सप्लेनेशन इस पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे देखो, एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मेसर्स स्टार्क ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वैसा ही है, ठीक है। जनरेशन टाइम कितना होता है? 20 मिनट होता है, इक्वलाई का 20 मिनट में डबल हो जाती है, तो जो 60 मिनट है उसमें कितनी हो जाएंगी, मतलब एन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल सेल कितनी हो जाएंगी? टोटल सेल हो जाएंगी मतलब 80 हो जाएंगी, ठीक है। अपन को पता ही है कि 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो 80 सेल्स यहाँ हो जाएंगी, मैंने पीछे बताया, ठीक है। उसके बाद जो N15 है, अब मैंने बताया था कि एक में 2 स्टैंड है ना, तो अपन ने शुरू में ही 10 सेल ली थी, 10 सेल ली थी, तो 20 स्टैंड तो अपने पास कैसे हो गए? N15 वाले ही हो गए, ठीक है। तो 20 में तो हमेशा N15 रहेगा ही सही, ठीक है। तो 80 में से 20 को माइनस कर देंगे, सेमी कंजर्वेटिव, तो 20 में रहेगा ही सही, हाफ डीएनए। उसके बाद फिर क्या करेंगे? तो कुल मिला के बात यह है कि अपना जो बचेगा वो 60 सेल बचेगी, राइट। चलिए, और दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ये आपको जल्दी से अपना जेन्युइन स्कोर बताना है कमेंट के अंदर। और अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ नया सीखने मिला है, आपने कोई नए कंसेप्ट सीखे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लक्ष्य होता हूँ आपके लिए ऐसे ही और ज्यादा क्वेश्चन लेके आता रहूंगा, ताकि आप अपने मकसद में सफल हो जाए। मकसद है नीट और सीयूईटी। सो अंटिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।